let's start a fresh chapter. Let's start rotational dynamics. Now, in fact, rotational dynamics is the summary of whole mechanics. पूरे के पूरे mechanics की यह summary है. Here we would be summarizing whatever we would be repeating and summarizing whatever we had studied till now. इस चैप्टर को हमने 4 पार्ट में डिवाइड करके रखा है. In the first part of chapter, we'll study rotational kinematics. The first part of the chapter is rotational kinematics. Rotational kinematics में एक तरीके से हम motion in 1D, motion in 2D और सर्कुलर मोशन इन तीनों चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे. हम इसमें एक रोटेटिंग बॉडी होगी, उस रोटेटिंग बॉडी को देखेंगे और उस रोटेटिंग बॉडी के लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, हम इन पैरामीटर्स को रिलेट करेंगे और हम सारा काम इन्हीं पैरामीटर्स में समझेंगे. रोटेशनल काइनेमेटिक्स समझते समय हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होगा कि कोई बॉडी क्यों रोटेट होती है. हम सिर्फ एक रोटेटिंग बॉडी में काइनेमेटिक्स के पैरामीटर को रिलेट करते रहेंगे, इन्हें समझते रहेंगे. इस पोर्शन को पढ़ते समय मोशन इन 1D, मोशन इन 2D और सर्कुलर मोशन एक तरीके से आपके रिवाइज हो जाएंगे. The second part of the chapter is rotational dynamics. चैप्टर के दूसरे भाग में हम rotational dynamics पढ़ेंगे. Here we'll go over the cause of rotation. आखिर कोई बॉडी रोटेट क्यों करती है? हम जब फैन को स्विच ऑन करते हैं तब वो रोटेट करना चालू कर देता है. हम जब फैन को स्विच ऑफ करते हैं तो उसका रोटेशनल मोशन कम होता जाता है और वो धीरे धीरे बंद हो जाता है. हम इस जगह पर समझेंगे कि आखिर स्विच ऑन करने पर फैन पर क्या चीज एक्ट करती है जो फैन को रोटेट करवाने लगती है. व्हाट मेक्स द बॉडी रोटेट. और फैन को स्विच ऑफ कर देने पर फैन धीमा क्यों होने लगता है, उसका रोटेशन कम क्यों होने लगता है, आखिर वह फाइनली रुक क्यों जाता है. हम इस बात को समझेंगे रोटेशनल डायनामिक्स में. इस रोटेशनल डायनामिक्स को पढ़ते समय एक तरीके से हम न्यूटन्स लॉ, फोर्स, फ्रिक्शन, WPE, मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन, वह सारी चीज एक तरीके से रोटेशनल डायनामिक्स में हम दोबारा पढ़ते रहेंगे. जब हम रोटेशनल डायनामिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे तो दोबारा वह सारी चीज रिपीट होंगी और उनके कंसेप्ट और भी बेहतर बनते चले जाएंगे. द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज द कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इट्स ऑल टुगेदर अ न्यू कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. हम एक एनालॉगस क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, क्वांटिटी विच इज एनालॉगस टू मास. इस रोटेशनल डायनामिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक नई टर्म कंसेप्चुअलाइज की जाएगी और इस तीसरे भाग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझते रहेंगे. हो सकता है हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पहले पढ़े और रोटेशनल डायनामिक्स को बाद में पढ़े. एंड द फोर्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज रोलिंग. इस चैप्टर पर सबसे डिफिकल्ट, सबसे टफ प्रॉब्लम्स इसी पार्ट से बनते हैं. रोलिंग. व्हाट डू यू मीन बाय रोलिंग? हियर वी विल स्टडी द मोशन ऑफ एनी टायर. किसी भी व्हीकल का जो टायर होता है, जो व्हील होता है, जब एक ट्रक मूव करता है तो जो टायर की मोशन है दैट इज कॉल्ड रोलिंग.
वो रोटेट भी करता जाता है, आगे भी बढ़ता जाता है, वह रोलिंग कहलाता है। हम फोर्थ पार्ट में रोलिंग फिनोमेना को समझेंगे, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर। इसमें पूरी की पूरी मैकेनिक्स रोलिंग पढ़ते समय आएगी और मैकेनिक्स के कंसेप्ट पूरी तरह से हिलाने की कोशिश की जाएगी। सबसे ज्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग, सबसे ज्यादा दिमाग चलाने वाला टॉपिक होगा यह। और जेई में टफेस्ट प्रॉब्लम जो बने हैं वो रोलिंग पर ही बने हैं। अब जनरली रोटेशनल डायनामिक्स की इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज्यादा है बिकॉज दिस चैप्टर गवर्न्स द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ होल मैकेनिक्स। पूरे मैकेनिक्स पर आपका कितना कॉन्फिडेंस है या नहीं है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने रोटेशनल डायनामिक्स को कितना सीरियसली, कितना सिंसियरली पढ़ा है, इसमें कितने एफर्ट्स लगाए हैं, कितना अच्छी तरह से इसको सीखा है, समझा है, कितने प्रॉब्लम्स करें। यदि आपने रोटेशनल डायनामिक्स पर अच्छी मेहनत कर ली, रोटेशनल डायनामिक्स को बड़े ध्यान से सुनकर समझ लिया, इसके प्रॉब्लम्स भरपूर प्रैक्टिस कर लिए, तो आप जिंदगी भर मैकेनिक्स को लेकर कॉन्फिडेंट रहोगे। आप आईआईटी जेई जब अपीयर करोगे तो आप यह कहोगे, आई नो मैकेनिक्स, आई हैड लर्नड मैकेनिक्स एंड आई कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स ओवर मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का कैसा भी सवाल दे दिया जाए मैं करके आता हूं। मगर यदि रोटेशनल डायनामिक्स आपने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा, इस दौरान आपने मक्कारी दिखाई, क्लासेस मिस करी, इस दौरान आपने शीट्स नहीं करी, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस नहीं करे, तो आपका पूरे के पूरे मैकेनिक्स पर ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा। आप हमेशा मैकेनिक्स से डरते रहोगे, हमेशा मैकेनिक्स से घबराते रहोगे, हमेशा यह कहते रहोगे कि यार मैकेनिक्स नहीं बनती है, कभी प्रॉब्लम आ जाए तो ठीक, नहीं तो हमको समझ में नहीं आती। रोटेशनल डायनामिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल बनाने और बिगाड़ने में ही होता है। मेरा आप सभी को एक स्ट्रिक्ट सजेशन है, आज से जब मैं रोटेशनल डायनामिक्स स्टार्ट कर रहा हूं, जब तक इसे पूरा फिनिश नहीं कर देता हूं तब तक कोई भी क्लास मिस ना करे। रेगुलरली सारे लेक्चर्स जरूर अटेंड करें। रोटेशनल डायनामिक्स की पूरी थ्योरी लगभग 9 से 10 लेक्चर्स चलेंगी। यह 9 से 10 लेक्चर्स सारे अटेंड करना है। इन 9-10 लेक्चर्स में मेरा दावा है पूरी मैकेनिक्स पर कॉन्फिडेंस आप सभी का डेवलप करवा दूंगा। आप सभी यह कहोगे कि हां हमें मैकेनिक्स आता है, और आप सभी अपने फ्रेंड्स को शायद चिढ़ाओगे कि मैकेनिक्स से सवाल करके दिखा, मैं करके दिखा सकता हूं। इस तरीके से रोटेशनल डायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वंस अगेन इट्स इंटरेस्टिंग एज वेल। इसको पढ़ते समय, समझते समय, इसके प्रॉब्लम्स करते समय मजा भी आता है। यू विल एंजॉय सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, यू विल नेवर गेट बोर्ड। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार कैसे प्रॉब्लम है, आपसे प्रॉब्लम बनेंगे भी। जैसा मैं हमेशा ही करता हूं कि शीट्स को मैं ग्रेजुअली इंक्रीजिंग लेवल की डिजाइन करूंगा। इसमें वो जो ग्रेजुअल इंक्रीमेंट ऑफ लेवल है उसको और भी इजी बना दूंगा, और आपको प्रॉब्लम्स क्योंकि आपसे बनेंगे इसलिए आपको करने में मजा भी आएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे उनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाएगा तो आपका सोचने का दायरा भी बढ़ता जाएगा, आपसे वो प्रॉब्लम्स बनने भी लगेंगे। डेफिनेटली रोटेशनल डायनामिक्स पर मैं कुछ ज्यादा शीट्स दूंगा, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, क्योंकि मैं पूरी मैकेनिक्स ही करा रहा हूं। लगभग 250 से 200 सवाल, नियरली 200 प्रॉब्लम्स आपको दिए जाएंगे, और यह 200 प्रॉब्लम्स के द्वारा आपको मैकेनिक्स को सॉलिड बनाना है और रोटेशनल डायनामिक्स के द्वारा पूरे मैकेनिक्स पर कॉन्फिडेंस डेवलप कर देना। सो लेट्स स्टार्ट रोटेशनल डायनामिक्स, लेट्स स्टार्ट रोटेशनल काइनेमेटिक्स। देखिए, दिस इज एनी बॉडी फ्री टू
यह कोई बॉडी है जो बोर्ड के प्लेन पर फ्रीली मूव कर सकती है किसी भी तरह से. इट मे मूव इन एनी मैनर. मैं इस बॉडी के एक पॉइंट को फिक्स कर देता हूं, पॉइंट O. I fix it in such manner that this point O could not move. It could not translate. It could not change its position. यह पॉइंट अपनी पोजीशन से हट नहीं सकता. Now, अब यदि मैं इस बॉडी पर किसी भी पार्टिकल को देखूं, पार्टिकल P, this particle P could execute or it would execute circular motion about point O. पॉइंट O को फिक्स बना दिया गया है. पॉइंट O अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता. इसलिए अब इस बॉडी के किसी भी पार्टिकल को यदि मैं ऑब्जर्व करूंगा तो वह पार्टिकल सिर्फ इस सर्कुलर पाथ में ही मूव कर सकता है. वह पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ के अलावा कोई और पोजीशन नहीं ले सकता. हम कहते हैं किसी भी एक पार्टिकल की मोशन यदि हम ऑब्जर्व करें, देन मोशन ऑफ एनी पार्टिकल वुड बी सर्कुलर मोशन अबाउट पॉइंट O. पॉइंट O would become the center of motion of any particle and motion of each individual particle would be called circular motion. किसी एक पार्टिकल की सर्कुलर मोशन होगी, while the motion of the complete system of particle, motion of complete body, यह बॉडी कोई एक पार्टिकल नहीं है. This body is a collection of infinite particle. It's a system of infinite particle. उन infinite particles की जो मोशन है, that is termed as rotational motion. Circular motion is always conceptualized for a particle, for a single particle, while rotational motion is conceptualized for a bulk particle, a group of particles. We used to say this complete body would execute rotational motion. It's free to rotate. This body is said to be free to rotate. For example, मैं इसी समय एक बॉडी लेता हूं. Let's say this is any body. ये कोई बॉडी है. ये बॉडी कहीं पर भी ऐसे इस बोर्ड के प्लेन पर मूव कर सकती है. मैंने इस बॉडी के इस पॉइंट को फिक्स कर दिया. अब यह पॉइंट मूव नहीं कर सकता. यदि यह पॉइंट मूव नहीं कर सकता तो अब देखिए बाकी की पूरी बॉडी किस तरह से मूव कर सकती है. इस तरह से यह पॉइंट इट वुड ऑलवेज मेंटेन इट्स डिस्टेंस फिक्स फ्रॉम द फिक्स पॉइंट. एक फिक्स पॉइंट से अपनी डिस्टेंस फिक्स रखेगा और फिक्स डिस्टेंस रखते हुए इस तरह से सर्कुलर मोशन करेगा. किसी भी एक पार्टिकल की सर्कुलर मोशन और पूरे बॉडी की जो मोशन है, दैट इज टर्म्ड एज रोटेशनल मोशन. And for any rotational motion, we always conceptualize axis of rotation. हम सबसे पहला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, axis of rotation. We used to say axis of rotation is locus of point which remains fixed during the rotational motion. जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो there is a group of particle that always remains stationary, that never moves, and that group of particle is termed as axis of rotation. For example, if this point O is kept fixed, then imagine a group of particle perpendicular to board and passing through this O. We used to say this body is free
to rotate on the plane of board. We used to say plane of board is the plane of rotation. Plane of board is the plane of rotation. The body is free to rotate on the plane of board. इस बॉडी के एक पॉइंट को फिक्स कर दिया गया तो यह बॉडी बोर्ड के प्लेन पर रोटेट करने के लिए फ्री है। और इस रोटेशनल मोशन के लिए हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसेप्चुलाइज करेंगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज locus of point that remains fixed. Axis of rotation. Its locus of point that remains stationary during rotational motion. Imagine a group of particles passing through O and perpendicular to board. Imagine a group of particles or the locus of particle जो पॉइंट O से पास कर रहा है और बोर्ड के परपेंडिकुलर है। जब यह बॉडी रोटेट करेगी तो यह ग्रुप ऑफ पार्टिकल हमेशा स्टेशनरी रहेगा। यह ग्रुप ऑफ पार्टिकल कभी भी मूव नहीं करेगा। This group of particle, this locus of particle would be called axis of rotation. It's always perpendicular to plane of rotation. It's always perpendicular to plane of rotation. Or I will say axis of rotation is perpendicular to plane of rotation. It passes through the fixed point. Now, after defining and conceptualizing the axis of rotation, after defining the rotational motion, once again we imagine a body free to move on the plane of board. If it's fixed at point O, now this body is free to rotate on the plane of board about the axis passing through O and perpendicular to board. ध्यान रहे, पहले मैंने कहा था the body is free to move on the plane of board. इधर शब्दों पर बड़े ध्यान देना चाहिए। जब हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो एक एक शब्द का सही मतलब निकालना जरूरी है। सबसे पहले मैंने कहा the body is free to move on the plane of board, मतलब यह बॉडी बोर्ड के प्लेन पर कैसे भी इस तरह से मूव किसी भी तरह से कर सकती है। It's fixed at point O. Now, if this body is fixed at point O, now we will say the body is free to rotate on the plane of board about an axis passing through O perpendicular to board. अब यह बॉडी इस पॉइंट O के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकती है, ये इस एक्सिस के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकती है। At any instant we have got this particle P. At any instant we have got this particle P. This arrow or this vector denotes the radius vector of particle P with respect to point O. This is radius vector of P. यह बॉडी रोटेट करती है
और रोटेट करते हुए dt टाइम के बाद आफ्टर अ डिफरेंशियल टाइम द पार्टिकल p get displaced like this और पार्टिकल p डिफरेंशियल एंगल d थीटा से रोटेट कर जाती है। dt टाइम, ड्यूरिंग dt टाइम यह पार्टिकल p पोजीशन q पर आ जाता है। वी यूज्ड टू से it covers this dl displacement. d theta is differential angular displacement during rotation. d theta is differential angular displacement of particle of P. Differential means a very small, infinitesimal, such small which could not be measured. dl is differential linear displacement. Differential linear displacement. For a small angle, we always know the definition of angle. Angle is arc upon radius. Angle swept by the particle is d theta. इस फिनोमेना के दौरान यह जो पार्टिकल है जो एंगल स्वीप करा है दैट एंगल इज d theta. The arc length covered by particle is dl and the radius of particle is r. dl is equal to r d theta. During rotational motion, this relationship would always hold. I had wrote the relationship in differential manner. इस जगह पर r तो रेडियस वेक्टर है. The radius vector have got its magnitude equal to the distance of point P from point O. Point P का point O से जो भी कुछ दूरी है that is the magnitude of radius vector. The direction of radius vector is the direction of arrow. d theta is differential angular displacement. dl is differential linear displacement. अब for small angular displacement, यदि पार्टिकल का स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है d theta एंगल डिस्प्लेसमेंट होता है, then we used to say for small angle arc length would always be equal to chord length. For small angle d theta, arc length would be equal to chord length. स्मॉल एंगल d theta होगा तो ये जो आर्क की लेंथ है वही chord की लेंथ होगी. And chord is equal to displacement vector of the particle. Chord is displacement vector of particle. जो
कॉर्ड होगा, आर्क लेंथ तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है इधर से इधर तक, जो कॉर्ड होता है वो इधर से इधर तक सीधी लाइन। वी यूज टू से कॉर्ड लेंथ जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हुआ, कॉर्ड की जो डायरेक्शन हुई वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हुआ। और स्मॉल एंगल के लिए आर्क और कॉर्ड हमेशा बराबर होंगे, और हम लिख सकते हैं स्मॉल एंगल के लिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वुड बी इक्वल टू आर डी थीटा। बट हम कहते हैं रेडियस एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने इधर लिखा है वेक्टर के रूप में। डीएल यह भी अभी बता दिया, डीएल वुड बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पार्टिकल, जिसका मैग्नीट्यूड कॉर्ड लेंथ के बराबर होगा। स्मॉल एंगल के लिए यह आर्क लेंथ के बराबर होगा। डीएल भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डी थीटा इधर जो हम लिख रहे हैं डी थीटा, इट्स डिफरेंशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टर्म is always used for a vector quantity. I mean to say d theta भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, dl भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और रेडियस भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यह तीनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। तीन वेक्टर क्वांटिटीज में हम एक रिलेशनशिप लिख रहे हैं। ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है, दिस इज अ स्केलर रिलेशनशिप, दिस इज अ स्केलर रिलेशनशिप। मैं कहता हूं देयर मस्ट बी सम वेक्टर रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री क्वांटिटीज। इन क्वांटिटीज के बीच में कोई ना कोई वेक्टर रिलेशनशिप भी अवश्य होना चाहिए। हम उस वेक्टर रिलेशनशिप को सोचने की कोशिश करते हैं। उस वेक्टर रिलेशनशिप को सोचने से पहले एक और बात हमें समझनी है। भाई रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो हमने समझ ली। रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन वही जो इस एरो का डायरेक्शन दिख रहा है, इसका मैग्नीट्यूड वही जो इस एरो की लेंथ दिख रही है। मुझे लीनियर डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कोई समस्या नहीं लग रही है, वो भी मुझे साफ साफ दिख रही है। हम कहते हैं पार्टिकल जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, जिस डायरेक्शन में ये कॉर्ड बनती हुई दिख रही है, वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है। और जितना ये एरो लंबा आपको दिख रहा है यहां से यहां तक, दिस वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आई हैव गॉट नो डाउट, नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस। बट व्हाट अबाउट दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने लिखा है, इसके बारे में क्या कहें? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा? वंस अगेन मैग्नीट्यूड भी बड़ी आसानी से सोचा जा सकता है। मैग्नीट्यूड समझने में भी मुझे कोई खास समस्या नहीं है। यदि इस डी थीटा की वैल्यू 10 डिग्री है, डी थीटा की वैल्यू 10 डिग्री है, यदि पार्टिकल 10 डिग्री से रोटेट करा तो डी थीटा का मैग्नीट्यूड मैं कहता हूं डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज गिवन इन रेडियंस, हमेशा रेडियंस में दिया जाता है। आई विल से इट्स 10 अपॉन 180 इंटू पाई रेडियंस, और इट्स पाई बाय 18 रेडियंस। दिस वुड बी डी थीटा द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हुआ कि वो कितने एंगल से घूम रहा है। बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन?
डी थीटा का डायरेक्शन किसे कहेंगे? वी यूज टू से द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is always along the axis of rotation. Angular displacement vector have got its direction always along the axis of rotation. यह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या तो बोर्ड के अंदर की तरफ कहा जाएगा या बोर्ड के बाहर की तरफ कहा जाएगा। इसकी दो पॉसिबल डायरेक्शंस हो सकती है। इन ऑर्डर टू एंश्योर द परफेक्ट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वी अप्लाई राइट हैंड थंब रूल। हमारे राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब के द्वारा हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन निर्धारित करते हैं। इन ऑर्डर टू डिफाइन द डायरेक्शन वी यूज टू से बॉडी जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है उस डायरेक्शन में अपने सीधे हाथ की उंगलियों को घुमाइए। ऐसा करते समय आपके सीधे हाथ का अंगूठा जिस डायरेक्शन में है वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, यदि यह बॉडी इसी डायरेक्शन में घूम रही है जिस डायरेक्शन में मैंने एरो बना रखा है, इफ द बॉडी इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस समय मैंने एरो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रखा है। यदि यह बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है तो मैं अपने सीधे हाथ की उंगलियों को बॉडी के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा। जब मैं सीधे हाथ की उंगलियों को बॉडी के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूं, इस समय मेरे थंब का जो डायरेक्शन है, मेरे अंगूठे का जो डायरेक्शन है, वह बोर्ड के बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है। इट मींस जब यह बॉडी इस डायरेक्शन में घूमेगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैव गॉट डायरेक्शन along the axis of rotation outward the board। और यदि यह बॉडी इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से घूमने लगती, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगती, यदि यह बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती, तब मैं अपने सीधे हाथ की उंगलियों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घुमाऊंगा, इस तरह से घुमाऊंगा बॉडी के साथ, बॉडी का जो रोटेशन है इसके साथ मैं घुमाऊंगा। अब इस दौरान ये जो मेरा अंगूठा है बोर्ड के अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है। यदि यह बोर्ड के अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैव गॉट डायरेक्शन इनटू द बोर्ड। वी यूज्ड टू से राइट हैंड थंब रूल वुड ऑलवेज गिव अस द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड, कितने एंगल से बॉडी घूमी है, उस एंगल को पहले डिग्रीज में देखिए, उस डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट कर दीजिए। रेडियंस में जो वैल्यू आ रही है इसे हम मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वुड बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन सजेस्ट करने के लिए वी हैव गॉट स्क्रू ड्राइवर रूल एज वेल। डायरेक्शन सजेस्ट करने के लिए हमारे पास स्क्रू ड्राइवर रूल भी है। स्क्रू ड्राइवर रूल के लिए जरा रिकॉल कीजिए कि किसी स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से कसने के लिए या खोलने के लिए आप किस तरह से ऑपरेट करते हैं। वी यूज्ड टू से इस पॉइंट ओ पर एक स्क्रू रखा हुआ इमेजिन कीजिए। जस्ट इमेजिन अ स्क्रू प्लेस्ड एट पॉइंट ओ। अपने हाथ में स्क्रू ड्राइवर को इमेजिन कीजिए और अब आप स्क्रू ड्राइवर को उस डायरेक्शन में घुमाइए जिस डायरेक्शन में बॉडी घूम रही है। यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घुमाएंगे, बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, यदि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस स्क्रू ड्राइवर को घुमाएंगे तो स्क्रू बोर्ड के अंदर की तरफ जाएगा।
स्क्रू बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोर्ड के अंदर की तरफ। जस्ट इमेजिन कि आप स्क्रू को कसने के लिए ऐसे घुमाते हैं, और जब आप उसको ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, जब आप स्क्रू कसते हैं तो वो स्क्रू अंदर की तरफ जाता है, और जब आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं स्क्रू को खोलने के लिए, तो वह स्क्रू बाहर की तरफ मूव करता है। द स्क्रू ड्राइवर रूल सेज दैट इमेजिन अ स्क्रू प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, then imagine as if you are driving a screwdriver in the direction of rotation of body. The motion of screw would give you the direction of angular displacement vector. Although it's a rubbish law, मैं हमेशा कहता हूं कि कई बार हम लोग ही कंफ्यूज रहते हैं कि स्क्रू ड्राइवर को किस डायरेक्शन में घुमाए तो कहां जाएगा, खोलने के लिए कहां घुमाए और कसने के लिए कहां घुमाए। जनरली वी यूज्ड टू डू बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। हम एक बार घुमा के देखते हैं, फिर देखते हैं इसको अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, फिर उसके हिसाब से काम करते हैं। एनीवे, द बेस्ट रूल वुड बी द राइट हैंड थंब रूल। हर एक के हाथ में सीधा हाथ है, सीधे हाथ में उंगलियां हैं, अंगूठे हैं, उंगलियों को घुमाइए, उस डायरेक्शन में घुमाइए जिस डायरेक्शन में बॉडी घूम रही है, और अपने अंगूठे की डायरेक्शन देख लीजिए, वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब बात चालू वहां से हुई थी कि यह बॉडी फिक्स्ड एट पॉइंट O, रोटेटिंग अबाउट पॉइंट O, देयर एनी पार्टिकल एट P, इट मूव्स बाय एंगल d थीटा इन दिस डायरेक्शन। हमने कहा था कि r रेडियस वेक्टर है, d थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, dl लीनियर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। यदि यह तीनों ही एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इन तीनों के बीच में वेक्टर रिलेशनशिप अवश्य होना चाहिए। व्हाट मस्ट बी दैट वेक्टर रिलेशनशिप? लेट्स ट्राई टू लर्न, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेक्टर रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री क्वांटिटीज। वी यूज्ड टू से they could be related by this vector relationship. dl vector is d theta vector cross radius vector. dl vector is cross product of angular displacement vector and radius vector. इस जगह पर एक नया कंसेप्ट देखिए। हियर वी आर ऑब्जर्विंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अभी तक हमने वेक्टर्स के बारे में कई सारे ऑपरेशंस सीखे हैं और उन ऑपरेशन के एप्लीकेशन